गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 9 द लास्ट लेसन अल्फोंस डोडेट का लिखा हुआ ये लेसन, जिसमें लेखक 1870 की उस घटना की बात कर रहा है जब बिस्मार्क के अधीन पर्शिया ने फ्रांस के कुछ हिस्सों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, विशेष रूप से अल्सास और लॉरेन पर। तो वहाँ किस तरह से एक अध्यापक उसी क्षेत्र के एक विद्यालय में फ्रांसीस लैंग्वेज पढ़ाया करता था, और जब ये आदेश आ जाते हैं कि वहाँ अब फ्रांसीस की बजाय जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो उसे जाने के लिए कहा जाता है और वो किस तरह से अपने अंतिम लेसन को, अंतिम पार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करता है। तो उसी के आधार पर इस लेसन का नाम पड़ा हुआ है लास्ट लेसन। और अब तक हमने पढ़ा था कि लेखक उन सब बातों से बहुत परेशान होता है कि उसने समय का सदुपयोग नहीं किया, और जो किताबें पहले उसे बहुत बड़ी समस्या उठाने में, ले जाने में लगती थी, उन्हें वो बहुत अब मित्रवत लगती है। और उस अध्यापक का व्यवहार जो उसे बुरा लगता था और उसकी पिटाई जिसे वो गणना करता था, वो सब अब वो भूल चुका है। तो उसी से आगे अपने इसी लेसन को कंटिन्यू करते हैं। आपकी बुक का पेज नंबर 62 और नीचे से सेकंड पैराग्राफ, यानी कि सेकंड लास्ट पैराग्राफ है 62 नंबर पेज का, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। फाइन संडे क्लॉथ्स का मतलब है किसी व्यक्ति के नए कपड़े। पुट ऑन का मतलब पहनना। पुअर मैन बेचारा आदमी, लेकिन यहाँ पे उस अध्यापक के लिए आया है, तो बेचारा अध्यापक जिसने कि इस अंतिम पाठ के सम्मान में ये अपने नए पोशाक पहनी थी। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और लेखक कहता है कि अब मैं समझ चुका था, अब मैं समझा था कि गांव के वृद्ध लोग क्यों उस कक्ष में पीछे के बेंचों पर बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें भी दुख था कि वे और अधिक नहीं पढ़ पाए थे, यानी कि उन्होंने और अधिक नहीं पढ़ा था। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। और उसके बाद में लेखक कहता है कि यह उनका हमारे उस अध्यापक की निष्ठा के प्रति धन्यवाद कहने का तरीका था, जो कि पिछले 40 वर्षों से अपनी निष्ठापूर्वक सेवा कर रहा था। यानी कि वो लोग जो वृद्ध लोग उस रूम में बैठे हुए थे पीछे की तरफ, उनका ये तरीका कि वो 40 वर्षों से अपनी निष्ठापूर्वक सेवा के लिए हमारे अध्यापक को धन्यवाद देना चाह रहे थे। ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। और उस देश के लिए जो अब उनका नहीं था, उनका सम्मान करने का एक तरीका था। यानी कि उनके रूम में आकर पीछे बैठना उनका एक अपना ही तरीका था, जिसमें वो हमारे उस अध्यापक को धन्यवाद देना चाहते थे जिन्होंने 40 वर्षों से निष्ठापूर्वक सेवा की थी, और साथ ही साथ उस देश के प्रति सम्मान भी प्रकट करने का तरीका था जो अब उनका नहीं था। While I was thinking of all this, I heard my name called। और लेखक कहता है जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था तो मैंने अपने नाम को पुकारे जाते हुए सुना। It was my turn to recite। अब बोलकर सुनाने का मेरा नंबर था, यानी कि लेखक की बारी आ चुकी थी किस चीज़ की, पार्टिसिपल्स के बारे में बोलकर सुनाने के लिए। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all
थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट ए वन मिस्टेक। और लेखक कहता है कि बिना किसी एक गलती के भी पूरी ऊंची आवाज़ और स्पष्ट आवाज़ में उस पार्टिसिपल के भयानक रूलों को कहने में समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ करने को तैयार नहीं था। यानी कि लेखक कहता है कि मैं भी चाहता था कि मैं बिना किसी गलती के पूरी ऊंची आवाज़ में और स्पष्ट उस पार्टिसिपल के उन भयानक नियमों को पूरा का पूरा एक बार में सुना दूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क। और लेखक कहता है परंतु मैं तो शुरुआती शब्दों में ही उलझ गया, मिक्सड अप उलझ गया, और वहाँ अपने डेस्क को पकड़ कर खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। मेरा हृदय धड़क रहा था और मैं ऊपर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था, यानी मुझ में ऊपर देखने का साहस नहीं था। आई हर्ड एम हेमल से टू मी आई वॉन्ट टू कॉल यू लिटिल फ्रेंच। और लेखक कहते हैं कि मैंने श्रीमान एम हेमल को मुझसे ये कहते हुए सुना कि नन्हे फ्रेंच मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ। तुम अवश्य ही पर्याप्त बुरा महसूस कर चुके होंगे। यानी कि वो ऐसा कह रहे थे कि अब मुझे डांटने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम पहले ही बैड फील कर चुके हो, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। सी हाउ इट इज, देखो यह कैसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। और वो कहते हैं कि प्रतिदिन हम अपने आप से कहा करते थे या कहा करते हैं अरे मेरे पास पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। यानी कि वो कहते हैं कि बेटा देखो ऐसी बात है कि हम लोग मानव प्रकृति ही ऐसी है कि हम अपने आप से प्रतिदिन यही कहते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, मैं इसको कल कर लूँगा। यानी कि किसी भी कार्य को समय पर करने के बजाय उसे नेक्स्ट के लिए टाल देते हैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। और वो कहते हैं और देखो अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास। और उन्होंने कहा अरे यही तो एक बहुत बड़ी समस्या अल्सास के साथ भी है। सी पोर्ट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। वह यहाँ पे वह किसके लिए आया है? अल्सास की जनता के लिए आया है, पब्लिक ऑफ अल्सास। यानी कि वो लोग अल्सास के लोग भी सीखने को कल तक के लिए टाल देते हैं, स्थगित कर देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। और उसके बाद में वो समझाते हैं कि अब उन साथियों के पास, उन व्यक्तियों के पास यह कहने का अधिकार है तुमसे, यानी कि जो अब नए यहाँ पे आएंगे, जर्मन जो यहाँ पे आएंगे उनकी बात हो रही है कि अब वो जर्मन व्यक्ति जो यहाँ आएंगे उनके पास तुमसे यह कहने का अधिकार है कि यह कैसा है, तुम फ्रांसीसी होने का बहाना करते हो, नाटक करते हो। प्रिटेंड बहाना या नाटक कि तुम फ्रांसीसी होने का नाटक तो करते हो परंतु अभी तक तुम अपनी भाषा को ना तो बोल सकते हो ना लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच। और उसके बाद में वो कहते हैं परंतु नन्हे फ्रेंच तुम अकेले ही इस बुरी हालत में नहीं हो, इतने बदतर नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच और सेल्व्स विद। रिप्रोच का मतलब होता है दोषारोपण करना, दोष लगाना। और वह कहते हैं कि हम सभी या हम सब के पास अपने आप को दोष देने के लिए बहुत कुछ है, यानी कि हम सब इसके लिए दोषी हैं। कौन कौन? योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस एनफ टू हैव यू लर्न। और उसके बाद में कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें सिखाने के प्रति पर्याप्त रूप से उत्सुक नहीं थे। एनेक्शियस का मतलब उत्सुक, कि वो कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें सिखाने के प्रति पर्याप्त रूप से उत्सुक नहीं थे। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मील्स। उन्होंने तुम्हें किसी खेत में कार्य पर लगाने या फिर मील में काम करने को प्राथमिकता दी। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि वो कुछ अतिरिक्त थोड़ा सा धन प्राप्त कर पाए। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी दोषी हूँ। वो कहते हैं कि तुम अकेले दोषी नहीं हो इसके लिए जो तुम्हारी हालत है, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सिखाने के लिए अधिक उत्सुकता नहीं दिखाई।
उन्होंने तुम्हारे द्वारा थोड़ा बहुत अतिरिक्त धन कमाने के बारे में सोचा, चाहे खेत में किसी फार्म में काम पे लगाया हो या फिर किसी मिल के अंदर। और उसके बाद में वो स्वयं को भी कहते हैं और मैं भी इसके लिए दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। और वो कहते हैं क्या मैंने तुम्हें पाठ सिखाने के बजाय अपने उन फूलों के पौधों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे। और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था तो क्या मैंने आपको छुट्टी नहीं दी थी। यानी कि वो कहते हैं किसके लिए, तुम अकेले जिम्मेदार नहीं हो, यहाँ की परिस्थितियाँ और यहाँ तक कि मैं भी इसके लिए दोषी हूँ। मैंने भी आपको आपके पाठ सिखाने के बजाय मेरे जो फूलों की क्यारियाँ थी या जो फूलों के पौधे थे उनके अंदर पानी देने के लिए भेजा करता था। और जब कभी मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था तो मैं आपको छुट्टी दे दिया करता था। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. और उसके बाद में तब एक के बाद एक श्रीमान एम हेमल ने फ्रांसीसी भाषा के बारे में बातचीत जारी रखी और यह कहते हुए कि यह विश्व की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे अधिक स्पष्ट और सबसे अधिक तर्कपूर्ण, लॉजिकल यानी कि तर्क से युक्त, तार्किक। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और उन्होंने कहा कि हमें इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए और हमारे बीच इसकी रक्षा करनी चाहिए। Because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Prison का मतलब जेल या कारावास। और उसके बाद में कहा क्योंकि जब लोग स्वयं के द्वारा ही या स्वयं के देश के द्वारा ही गुलाम बनाए जाते हैं, enslaved गुलाम बनाए जाते हैं, और अगर उनके पास अपनी भाषा पर पकड़ मजबूत है, होल्ड फास्ट, अगर उनकी अपनी भाषा पर पकड़ मजबूत है तो यह ऐसा है मानो कि उनके पास उनकी जेल की चाबी है। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि अगर हमारी मातृभाषा पर पकड़ अच्छी है, हम अपनी मातृभाषा से प्रेम करते हैं, तो ये एक उसी तरह से है जिस तरह से किसी जेल की चाबी अपने पास होना के समान, कि आप कभी भी वहाँ से आज़ाद हो सकते हो। Then he opened a grammar and read us our lesson. और उसके बाद में उन्होंने एक व्याकरण को खोला और हमारे पाठ को पढ़ा। I was amazed to see how well I understood it. और लेखक कहते हैं कि मुझे यह देखकर आश्चर्य था कि मैंने कितनी अच्छी तरीके से उसे समझा था। All he said seemed so easy. जो कुछ भी उन्होंने कहा वो बहुत ही आसान प्रतीत हुआ। I think too that I had never listened so carefully. मैं यह भी सोचता हूँ कि मैंने कभी भी इतने ध्यानपूर्वक नहीं सुना था। And that he had never explained everything with so much patience. और वो कहते हैं और यह भी सोचता हूँ कि उन्होंने इतने अधिक धैर्य के साथ पहले कभी भी उसको व्याख्यात नहीं किया था। या तो वो कहते हैं कि या तो उन्होंने इतना अच्छी तरीके से उसका स्पष्टीकरण पहले नहीं किया था या फिर मैंने उसको बहुत सावधानीपूर्वक नहीं सुना था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stop. और उसके बाद में लेखक कहता है कि यह तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो बेचारा अध्यापक जो कुछ जानता था वह हमको जाने से पहले दे देना चाहता था और एक ही बार में सब कुछ हमारे दिमाग के अंदर भर देना चाहता था। यानी कि लेखक कहता है हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि अध्यापक जाने से पहले जितना ज्ञान उसके पास है वो सारा एक ही बार में हम या हमारे दिमाग के अंदर भर देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। और लेखक कहता है कि व्याकरण के बाद हमारा एक लिखने का पाठ था, यानी कि हमें लिखाई का कार्य मिला। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। और उस दिन श्रीमान एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सास। और वो कहते हैं कि उसके ऊपर
सुंदर वक्राकार शैली के अंदर हस्तलेखन था, यानी कि हैंड राइटिंग का मतलब हस्तलेखन, और ब्यूटीफुल राउंड हैंड का मतलब यहाँ पे है वक्राकार शैली। और लिखा हुआ क्या था? फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। दे, यहाँ पे दे किसके लिए आया है? सोचिए, न्यू कॉपीज के लिए आया है ये दे, कि वे नई कॉपियाँ हमारे उस कक्षा के अंदर प्रत्येक जगह छोटे झंडों के समान फहरा रही थी। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमारे मेज के शिखर पर एक रोड से या एक जिसको अपने बोल सकते हैं छड़ी से लटक रही थी। कहने का मतलब लेखक कहता है कि उस दिन हमारा अध्यापक एम हेमल हमारे लिए कॉपियाँ लेकर आए थे, और वो ऐसे लग रही थी कि मानो पूरे कक्षा के अंदर छोटे छोटे झंडे फहराए गए हों, और जो हमारे डेस्क के टॉप पर एक रोड से लटक रहे हों। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। और वो कहते हैं तुम्हें देखना चाहिए था, या फिर काश अगर तुम देख पाते कि किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति बिल्कुल शांत अपने कार्य में लगा हुआ था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और अगर कोई ध्वनि थी तो वह केवल कागज़ पर पेन के रगड़ने की थी, यानी कि जब हम लिख रहे थे हमारा पेन जो कागज़ पे चल रहा था सिर्फ उसकी ध्वनि हमें सुनाई दे रही थी। वन सम बीटल्स फ्लू इन बट nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hook as if that was French too। और उसके बाद में लेखक बताते हैं कि एक बार कुछ कीट या भृंग उड़ते हुए अंदर आ पहुँचे, परंतु किसी ने भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, यानी कि इतनी एकाग्रता के साथ हम अपने कार्य में व्यस्त थे। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चों ने भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो कि मछली पकड़ने के कांटे का चित्र बनाने में व्यस्त थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, और ऐसा लग रहा था मानो कि वह भी एक फ्रांसीसी भाषा से संबंधित हो, यानी कि वो चित्र बनाना भी फ्रांसीसी भाषा से हो, ऐसा लग रहा था कि किसी ने भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ऑन द रूफ द pigeons cooed very low and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons। और उसके बाद में कहते हैं, लेखक कहते हैं कि छत के ऊपर कबूतर बहुत धीमी आवाज़ के अंदर गुटरगू कर रहे थे, और मैंने स्वयं से सोचा, मैंने अपने मन के अंदर सोचा, क्या वे इन्हें भी जर्मन में गाने के लिए बातें करेंगे, कबूतरों को भी। यानी कि जिस तरह से यहाँ पर आदेश आ चुका है कि फ्रांसीसी लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, उसकी बजाय जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो लेखक कहता है, एक तरह से व्यंग्य कर रहा है कि क्या ये जर्मन सैनिक इन कबूतरों को भी जर्मन में बोलने के लिए कहेंगे। कहने का मतलब वो चाहते हैं कि अगर कोई अपनी मातृभाषा से प्रेम करता है तो उसको कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता, मातृभाषा बोलने का प्रत्येक को अधिकार है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room। और लेखक कहते हैं कि जब भी मैं अपने लिखने के दौरान ऊपर देखता था तो मैं श्रीमान हेमल को कभी अपनी कुर्सी के अंदर बिना हलचल के बैठे हुए, कभी एक वस्तु को तो कभी दूसरी वस्तु को एक टकटकी लगाकर देखते हुए पाता था, और यह ऐसा लग रहा था मानो कि वे उस छोटे से स्कूल के उस कक्ष की प्रत्येक वस्तु को जैसी वो थी उसी तरह से अपने आँखों के अंदर या दिमाग के अंदर स्थापित करना चाहते हो। कहने का मतलब कि लेखक कहता है हमारा लिखने का लेसन चल रहा था, उसी दौरान बीच बीच में जब मैं भी ऊपर की तरफ देखता था या श्रीमान एम हेमल की तरफ देखता था तो मुझे हर बार किसी न किसी चीज़ को टकटकी लगाकर देखते हुए मिलते थे। और मैंने सोचा कि ऐसा लग रहा है वो चाहते हैं कि इस छोटे से स्कूल का ये जो कक्ष है इसके अंदर जो भी चीज़ है उसको उसी रूप के अंदर अपने दिमाग के अंदर फिक्स कर लूँ, स्थापित कर लूँ।
फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, क्योंकि पिछले 40 वर्षों से वे उसी एक स्थान पर रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और उनका बगीचा जो कि उनके खिड़की के बाहर था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनका कक्ष उनके बिल्कुल सामने था। जस्ट लाइक डेट, जैसा वो है। ओनली द डेस्क, यानी कि कक्ष जो पहले था वैसा का वैसा है, और बगीचा भी जो पहले था वैसा का वैसा है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन worn स्मूथ, केवल डेस्क और बेंच है वो घिस कर चिकने हो चुके हैं। यानी कि कुछ बदला है तो सिर्फ इतना सा कि जो हमारे डेस्क और बेंच थे वो घिसने की वजह से चिकने हो चुके थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, एंड द होप वाइन दैट ही प्लेड had planted himself twinned about the windows to the roof। और उसके बाद में लेखक कहते हैं कि वह अखरोट का पेड़ अब बगीचे के अंदर बहुत बड़ा अपेक्षाकृत बड़ा हो गया था, और होप वाइन यानी कि लगातार ऊपर की तरफ बढ़ने वाली बेल, लता या बेल जो होती है, कि वह होप वाइन जो कि उन्होंने अपने स्वयं के हाथों से रोपी थी, वह खिड़की से घूमते हुए ऊपर छत तक पहुंच चुकी थी। यानी कि किसी के सारे जो बेल ऊपर की तरफ चढ़ती है तो उसी की बात हो रही है। और लेखक कहता है कि होप वाइन जो कि उन्होंने स्वयं रोपी थी वो खिड़की के सारे होते हुए छत तक पहुंच चुकी थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर टंग्स, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। और उसके बाद में लेखक सोचता है कि उस बेचारे अध्यापक के हृदय पर क्या कुछ उस समय बीत रही होगी जब वह अपनी बहन के पाँव को छत पर अपने सामान को संदूक में बांधते हुए सुन रहा था, और क्योंकि उसे अगले दिन अपने देश जाने के लिए उसे या उस देश को छोड़ना था। यानी कि उसके बाद में लेखक कहता है कि ये सब कुछ अपना लगाया हुआ बगीचा, अपना क्लास और उस जगह को छोड़ना जहाँ वो पिछले 40 वर्षों से रहा था, एकदम से वो भी, तो उस व्यक्ति के हृदय पर क्या गुजर रही होगी ये तुम स्वयं सोच सकते हो कि वह बेचारा अध्यापक किस तरह से उस सब को सहन कर रहा था, या उसका हृदय किस तरह से पीड़ित हो रहा था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। और उसके बाद में लेखक सोचता है परंतु उस व्यक्ति के अंदर प्रत्येक पाठ को अंतिम तक सुनने का साहस था। कहने का मतलब हर परिस्थिति का सामना करने का साहस उसमें था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बे बी बू। और उसके बाद में लेखक कहता है कि हमारे लेखन के पाठ के बाद हमारा एक इतिहास का पाठ था, और उसके बाद छोटे बच्चों ने बा बे बी बू यानी कि बारखड़ी, जो अपने यहाँ पे देखते हैं हर लैंग्वेज की अपनी एक बारखड़ी होती है, तो उसी तरह से कि वहाँ छोटे बच्चों की बारखड़ी हुई। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। कमरे के पिछले बेंचों के पास वह वृद्ध होजर भी अपने चश्मा को पहनते हुए खड़ा हुआ, और उसने अपने दोनों हाथों के अंदर उस बाल पोथी को पकड़ा, और उन बच्चों के साथ देम आया ना, देम मतलब बेबीज के लिए आया है, तो उन बच्चों के साथ उसने भी उन अक्षरों को दोहराया, बा बे बी बो, इस तरह से वो भी उनके पीछे पीछे बोलने लगा। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, तुम देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस, उसकी आवाज़ है वो भावनाओं से भरकर काम रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और उसे इस तरह से सुनना बहुत ही हास्यास्पद था कि हम भी हंसना और रोना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। और लेखक कहते हैं अरे वह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह से याद रहा, यानी कि वह अंतिम पाठ मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ आया। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अचानक से उसी समय उस चर्च की या गिरजाघर की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंजलस, एंजलस का मतलब यानी कि चर्च के अंदर टाइम टू टाइम बजने वाली एक घंटी, बेल,
जो कि सुबह के समय, दोपहर के समय और शाम के समय, यानी कि प्रार्थना का जब भी निश्चित समय होता है तो उस समय वो बजती है, उसको बोलते हैं एंजलस। तो लेखक कहते हैं कि तभी अचानक से चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और तब वहाँ पर एंजलस बजी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडो। और उसी दौरान हमारी खिड़की के नीचे पर्शियन सैनिक जो कि अभ्यास से लौट रहे थे, उनकी तुरहियों की आवाज़ हमें सुनाई दी। तुरहियाँ, ट्रम्पेट्स यानी कि तुरहियाँ बैंड बाजे जिसको बोलते हैं। तो लेखक कहता है कि उसी समय हमारी खिड़की के बिल्कुल नीचे हमने पर्शियन सैनिक जो कि अभ्यास से लौट रहे थे, उनकी तुरहियों की आवाज़ सुनी। एम हैमर स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। एम हैमर बहुत पीले पड़ते हुए अपनी कुर्सी में से खड़े हुए। आई नेवर सो हिम लुक सो टाल। हमने या मैंने कभी भी उन्हें इतना अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ नहीं देखा था। यानी कि वो पीले तो इस तरह से पड़े, जैसे ही उन्होंने उन पर्शियन सैनिकों की ध्वनि को सुना तो उन्हें गुस्सा आया, उसकी वजह से वो पीले पड़ गए। लेकिन जैसे वो एकदम से खड़े हुए तो मुझे उनमें बहुत अधिक आत्मविश्वास दिखाई दिया। माई फ्रेंड सेड ही आई। मेरे मित्रों, उन्होंने कहा मैं, बट समथिंग चौक्ड हिम। परंतु किसी चीज़ ने उन्हें अवरुद्ध कर दिया। उन्हें अवरुद्ध कर दिया मतलब जो वो बोल रहे थे, यानी कि उनका गला अवरुद्ध हो गया किसी तरह से। जो वो बोल रहे थे, बोलना चाह रहे थे, वो बोल नहीं पा रहे थे। ही कुड नॉट गो ऑन। वो आगे कुछ भी बोल नहीं सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक ए पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। तब वे ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमे। उन्होंने एक बड़ा सा चाक उठाया और अपनी पूरी ताकत के साथ जितना बड़ा वे लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा। विव ला फ्रांस। विव ला फ्रांस का मतलब है फ्रांस अमर रहे या फ्रांस जिंदाबाद। उन्होंने उस ब्लैक बोर्ड पर लिखा फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप एंड लेन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। तब वो रुके और उन्होंने अपने सिर को दीवार के सहारे झुका दिया। एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड। और बिना किसी शब्द के उन्होंने अपने हाथ से हमें इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। विद्यालय समाप्त होता है या विद्यालय की छुट्टी हो गई है, तुम जा सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा लेसन, इंटरेस्टिंग लेसन था। और इस लेसन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।